नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री को आज शाम सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज दर बरकरार रखने की सिफारिश की। भारत में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में अब तक का सर्वाधिक $67 अरब से अधिक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को व्यापक विनाश के हथियारों के आतंकी गुटों के हाथ लगने के खतरे के प्रति सतर्क किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने सुरक्षा परिषद से म्यांमा पर हथियार और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की। ओपेक और अन्य देशों के तेल उत्पादन कटौती जारी रखने के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका। खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और अजय जयराम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और इंग्लैंड के साथ अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। 2015 के बाद दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत और स्वीडन के बीच मैत्री और सद्भावपूर्ण संबंध हैं जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, बहुलवाद और नियमनबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित हैं। बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। वे कोविड के बाद की दुनिया में सहयोग बढ़ाने सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। पिछले वर्ष अप्रैल में दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर टेलीफोन पर बातचीत की थी। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग के संबंध हैं। स्वीडन की करीब 250 कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इनमें स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा, भारी मशीनरी और उपकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्वीडन में भी करीब 75 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं। समाचार कक्ष से तृप्ति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक 2021 में भाषण भी देंगे। सेरावीक की स्थापना 1983 में डॉक्टर डैनियल येरगिन ने की थी। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2016 में शुरू किया गया था। ये वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के बारे में नेतृत्व की प्रतिबद्धता तथा ऊर्जा क्षमता, सामर्थ्य और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए समाधान तथा नीतियों को मान्यता देता है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में पश्चिम बंगाल में 30 और असम में 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से जुड़े विशेष पर्यवेक्षकों के साथ कल बैठक की। नए विशेष पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पिछले चुनाव में विशेष पर्यवेक्षकों की भूमिका और आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भेदभाव रहित और भयमुक्त चुनाव कराने में सहयोग देने के लिए सराहना की। उन्होंने चुनाव करा रही एजेंसियों के साथ जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती की निगरानी और चुनाव के अन्य कार्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने सभी संवेदनशील केंद्रों पर वेबकास्टिंग के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की ओर से पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष पर्यवेक्षक संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। वे राज्य और जिला स्तर पर चुनाव तैयारियों की भी निगरानी करेंगे। वे आम जनता,
पुलिस और क्षेत्रों में तैनात व्यय पर्यवेक्षक के साथ भी बैठक करते रहेंगे। उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन केरल में चुनाव पूर्व तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। ये उप निर्वाचन आयुक्त के रविवार से त्रिशूर दौरे के साथ शुरू होगा। सोमवार को वो एर्नाकुलम में जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उसी दिन उनका कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले के कुछ क्षेत्रों का दौरा करने का कार्यक्रम है। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी टीकाराम मीणा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी जनसभाओं और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। श्री मीणा ने राज्य के मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र लिखा है। ये कदम कोविड महामारी के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों और सुरक्षित दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। श्री मीणा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और आम जनता इन दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पहली सूची के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए केंद्रीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हो रहे चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय नियासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज दर बरकरार रखने की सिफारिश की है। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री गंगवार ने बताया कि सरकारी गजट में ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा और इसके बाद संगठन उपभोक्ताओं के खातों में ब्याज जमा कर देगा। ईपीएफओ ने कल श्रीनगर में हुई अपनी बैठक में 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जो जमा होती है उसके ब्याज को 8.5% ही बनाए रखने का फैसला लिया है और ईपीएफओ ने अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के हित में फैसला लिया है और अब मंत्रालय के अनुसार इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने गुरुवार को श्रीनगर में हुई बैठक में ये निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार अंशधारकों को 2020-21 के लिए अपने जमा कोष पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा और इसकी सिफारिश हमने वित्त मंत्रालय की की है। वर्ष 2014 से संगठन लगातार 8.5% या उससे अधिक ब्याज दे रहा है। संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को भी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुविधाओं का लाभ देने का फैसला किया है। इसके लिए श्रीनगर और जम्मू में क्षेत्रीय कार्यालय और लेह में सहायता केंद्र खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संगठन के तहत सामाजिक सुरक्षा की सुविधा उठाने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 31 जनवरी 2021 को 4,754 हो गई। देश में अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान अब तक का सर्वाधिक $67 अरब से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एफडीआई में 40% वृद्धि हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार एफडीआई में वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि वैश्विक निवेशकों के बीच भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। नीतिगत सुधारों और निवेश को बढ़ावा और व्यापार में सुगमता से जुड़े सरकार के उपायों के फलस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर एक दिन की बांग्लादेश यात्रा पूरी कर कल रात भारत वापस लौट आए। इस यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी एक दिन की बांग्लादेश यात्रा पूरी कर कल रात भारत वापस लौट गए।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन और प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। उनकी बांग्लादेश यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य बंगबंधु शेख मुजीब जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती और भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लेना था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश आपसी संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सुरक्षा, व्यापार, संचार और कनेक्टिविटी, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC से अपील की है कि वो इस बात के प्रति सजग रहे कि व्यापक विनाश के हथियार आतंकवादी गुटों के हाथों में न जाने पाएं। भारत ने रासायनिक हथियारों के कथित इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक समन्वयक R रविंद्र ने कहा कि आतंकवादियों, विशेष रूप से ISIS की गतिविधियां क्षेत्र में बढ़ गई हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद को व्यापक विनाश के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत ने विश्व समुदाय से भी अपील की है कि वो मानवीय और विकास सहायता को राजनीति से दूर रखे। प्रतिनिधि ने कहा कि भारत सीरिया के नेतृत्व में बातचीत के जरिए सीरियाई संघर्ष के व्यापक और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ऐसे समाधान में सीरिया के लोगों की वैध आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत ने OPCW अर्थात रासायनिक हथियारों पर पाबंदी संबंधी संगठन को सीरिया में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए $10 लाख की सहायता दी है। भारतीय प्रतिनिधि ने आशा प्रकट की कि घोषणा मूल्यांकन टीम और सीरिया के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श से अंतराल और विसंगतियां दूर करने में मदद मिलेगी। म्यांमार से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार अन्वेषणकर्ता ने सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो सैनिक जनरलों के खिलाफ वैश्विक हथियारों पर रोक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन्होंने म्यांमार में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग भी की। अन्वेषणकर्ता थॉमस एंड्रूज ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सौंपी रिपोर्ट में व्यापक दंडात्मक प्रतिबंधों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों को म्यांमार के तेल और गैस उद्यमों पर रोक लगानी चाहिए। ये क्षेत्र अभी सेना के नियंत्रण में है और इनसे उसे सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री को आज शाम सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज दर बरकरार रखने की सिफारिश की। भारत में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में अब तक का सर्वाधिक $67 अरब से अधिक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को व्यापक विनाश के हथियारों के आतंकी गुटों के हाथ लगने के खतरे के प्रति सतर्क किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने सुरक्षा परिषद से म्यांमार पर हथियार और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की। ओपेक और अन्य देशों के तेल उत्पादन कटौती जारी रखने के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका। खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, B साई प्रणीत और अजय जयराम सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और इंग्लैंड के साथ अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलेगा। देश में अब तक 1,77,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हुआ। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 1,77,11,287 खुराक दी जा चुकी है।
कल कुल 10,93,954 टीके लगाए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बात का औचित्य बताने को कहा है कि इस कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान लोगों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है। इस समय स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है जो अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि देश के 2 संस्थानों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा भारत बायोटेक के पास टीका उत्पादन की और अधिक क्षमता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन संस्थानों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। न्यायालय ने इन दोनों संस्थानों से अपनी प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक टीका उत्पादन क्षमता के बारे में अलग अलग शपथ पत्र देने को कहा है। उच्च न्यायालय दिल्ली बार काउंसिल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायाधीशों, वकीलों तथा न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की गई थी। बिहार में 1,37,973 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल 7,38,738 लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में अब तक 2,60,777 रोगी कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 99.28% हो गई है। बिहार में सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। फिलहाल केवल 347 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कल 22 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में कल कोविड-19 के 434 नए मामले आने और 228 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 2,56,116 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कल इंदौर में सबसे अधिक 162 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 111 नए मामले सामने आए हैं। कोविड से बैतूल जिले में एक रोगी की मृत्यु हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 3,866 है। राज्य के कुल 52 जिलों में से 14 में कोई नया कोविड मामला सामने नहीं आया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई। श्री चौहान ने कहा कि हमारा देश तेजी से इस वायरस से मुक्ति के पथ पर बढ़ रहा है। वैक्सीन लगवाने की श्रेणी में आने वाले लोगों से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगवाएं और प्रदेश और देश को कोविड से मुक्ति के प्रयास में गति दें। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के 8,998 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 21,88,183 हो गई है। राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 6,135 रोगियों को छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 20,49,484 हो गई है। 60 और लोगों को मरने के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,340 हो गई है। राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 85,144 है। महाराष्ट्र में स्वस्थ होने की दर 93.66%, जबकि मृत्यु दर 2.39% है। इस समय 3,91,288 लोग पृथकवास में हैं, जबकि 4,109 लोगों को स्वास्थ्य संस्थाओं में रखा गया है। ओपेक और अन्य देशों के तेल उत्पादन कटौती जारी रखने के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगी देश अप्रैल तक तेल उत्पादन में कटौती करने पर सहमत हुए हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब तेल के दाम बढ़े हुए हैं। कोविड महामारी के कारण तेल की मांग अब भी कमजोर है। ओपेक के अध्यक्ष सऊदी अरब ने कहा है कि वो स्वेच्छा से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा और आगामी महीनों में तेल उत्पादन बढ़ाने के समय के बारे में फैसला करेगा। ओपेक के तेल उत्पादन में कटौती के निर्णय के बाद तेल के दाम लगभग 1 वर्ष से अधिक समय के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कच्चे तेल के दाम में 5% की बढ़ोतरी देखी गई और ये $67 प्रति बैरल पहुंच गया। इस फैसले के बाद रूस और कजाकिस्तान को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल उत्पादन में बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। अप्रैल में रूस प्रतिदिन 1,30,000 बैरल, जबकि कजाकिस्तान 20,000 बैरल तेल का उत्पादन प्रतिदिन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की 8 तारीख को मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार इस सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की सफलता की कहानियों से परिचित करा रहा है। आज हम महिला उद्यमशीलता की सफलता की कहानी से आपको अवगत कराएंगे।
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं की उद्यमशीलता के विशेष उपाय किए हैं। एक महिला उद्यमी दिशा सिंह अपने उद्यम जूक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में योगदान कर रही है। उनका उद्यम वैगन हैंड बैग्स और एक्सेसरीज में एक जाना माना ब्रांड बन गया है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। इन उत्पादों में प्राचीन भारतीय शिल्प और आधुनिकता की झलक साथ साथ देखी जा सकती है। जूक के नाम में ही 2 अलग अलग कला रूपों का समागम है। दिशा सिंह गर्व से कहती हैं कि ये उत्पाद पूरी तरह से स्वदेशी हैं, क्योंकि इनमें लगने वाला कच्चा माल भारत के विभिन्न भागों से मंगवाया जाता है। The Zouk is a dance form which is an amalgamation of 2 very, very different forms. All our products are manufactured in-house in our facility in Mumbai. All our products are also Indian looking. All our karigars are from across India. So we have a strength of more than 70 plus karigar in our manufacturing facility. दिशा का कहना है कि भारतीय हस्तशिल्प में वैश्विक स्तर पर पहुंचने की क्षमता है। हमारी शिल्पकारिता बहुत मजबूत है और भारतीय उत्पादों की विदेशों में बहुत अधिक मांग है। दीक्षा सक्सेना के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस माह के अंत तक दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इस महीने हम लद्दाख और J&K का अलग से एक सेल बनाएंगे कमीशन में। जो सेल नहीं था उसमें हम उनको फाइनेंसेस भी हमारे उसके लिए एलोकेट करेंगे उस सेल के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहा श्री राम जन्मभूमि न्यास विश्व भर के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर परिसर विस्तार की योजना बना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यास ने अयोध्या में और 1040 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्माण का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर के विस्तार की भी तैयारियां कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि फिलहाल ट्रस्ट के पास मौजूद 70 एकड़ जमीन को कम से कम 108 एकड़ और अधिकतम 120 एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की योजना और भूमि खरीदने की है और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि के आसपास के मंदिरों, घरों और जमीनों के मालिकों के साथ बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि की जमीन के आसपास लगभग 1 दर्जन से अधिक मंदिर हैं, जिनमें लव कुश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रंग महल, राम कचहरी और कौशल्या महल प्रमुख है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में इनमें से अधिक मंदिरों या उनकी भूमि को समाहित करने की योजना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और अजय जयराम अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप और सौरभ वर्मा हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के साथ अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलेगा। रोहित शर्मा 8 और चेतेश्वर पुजारा 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? धन्यवाद नवीन। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से लोगों की चिंता को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, करीब 1 महीने बाद 17,000 से अधिक मामले आए। वहीं दैनिक जागरण ने संकट शीर्षक से लिखा है, भारत नए कोरोना मामलों में 17वें से 5वें नंबर पर आया। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, 1 माह बाद 17,000 से ज्यादा मरीज। वहीं वीर अर्जुन की सुर्खी है, कोरोना ने 6 राज्यों में बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सख्त सलाह। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे कंटेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य भी आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओटीटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्क्रीनिंग जरूरी। दैनिक जागरण लिखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियमन जरूरी। वहीं दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिया है, ओटीटी पर अश्लीलता दिखाई जाती है, इस पर नियंत्रण जरूरी। हिंदुस्तान सुनवाई शीर्षक से लिखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने के संकेत। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे बेहतर, दिल्ली 13वें नंबर पर। हिंदुस्तान सहित सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने दिया है, रैंकिंग में 111 शहर शामिल। बेंगलुरु और शिमला रहने के लिए सबसे बेहतर, श्रीनगर सबसे खराब,
दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर दिया है, रैंकिंग के लिए 32 लाख लोगों की राय ली गई। शिक्षा में चंडीगढ़ और स्वास्थ्य में हैदराबाद शीर्ष पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.50% रहने को भी सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेना में रहना है तो पुरुषों के समान फिट रहना होगा। राजस्थान पत्रिका में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री को आज शाम सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज दर बरकरार रखने की सिफारिश की। भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में अब तक का सर्वाधिक $67 अरब से अधिक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को व्यापक विनाश के हथियारों के आतंकी गुटों के हाथ लगने के खतरे के प्रति सतर्क किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने सुरक्षा परिषद से म्यांमार पर हथियार और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की। ओपेक और अन्य देशों के तेल उत्पादन कटौती जारी रखने के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की आशंका। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत और अजय जयराम सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और इंग्लैंड के साथ अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।